लोकतंत्र और जहां तक संविधान की बात राजद के लोग करते हैं, संविधान और लोकतंत्र के वो लोग खतरा हैं। भ्रष्टाचारियों का जमात है राजद। राजद में रहने वाले राजद के विधायक, राजद के दल के सिपाही, सब लोग आपस में भीतर घात करके पार्टी के प्रत्याशी को हराने का काम करते हैं। चीनी मिल न तो केंद्र सरकार के अधीन है और न ही बिहार सरकार के अधीन है, यह कोऑपरेटिव बीआईसी ग्रुप के अधीन है। इसलिए चीनी मिल चलाना ये नेताओं की बस की बात नहीं है। 1.5-2 घंटे में आप पटना पहुंच जाते हैं। अगर उधर एमओआई समीकरण है तो इधर राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, बनिया का पार्टी कहा जाता है भाजपा को। जातीय गोलबंदी पे ही चुनाव होने के कारण विकास के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम है मनिंदर कुमार और आप देख रहे हैं भारत समाचार। लोकसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं। सारण जिले में 5वें फेज में 20 मई को मतदान होना है और उस मतदान के लिए यहां से एनडीए समर्थित राजीव प्रताप रूडी और महागठबंधन के प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और वो दोनों मुख्य रूप से चुनाव मैदान में हैं। वैसे तो यहां से 14 और प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला राजद के रोहिणी आचार्य और बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी के बीच होना तय माना जा रहा है। ऐसे में राजद के जिला उपाध्यक्ष और मरहौरा के पूर्व डिप्टी चेयरमैन ठाकुर अमर सिंह, जिन्होंने अभी हाल के चुनाव में राजीव प्रताप रूडी के नामांकन में राजद को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है, तो हम उन्हीं से बात करने के लिए हैं। हमारे साथ हैं राजद के पूर्व जिला उपाध्यक्ष ठाकुर अमर सिंह, जो मरहौरा के पूर्व डिप्टी चेयरमैन भी रहे हैं। ठाकुर अमर सिंह जी, आप राजद में रहे हुए हैं, काफी लंबे समय तक आप राजद में थे, फिर एकाएक भाजपा में आ गए, क्या कारण है? हमने अनुभव किया, मनिंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बाइट के लिए। हम लोगों ने अनुभव किया राजद में रहकर काफी दिनों से कि उस पार्टी, उस दल में कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है। कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है। कोई लोकतंत्र और जहां तक संविधान की बात राजद के लोग करते हैं, संविधान और लोकतंत्र के वो लोग खतरा हैं। भ्रष्टाचारियों का जमात है राजद। अनुभव तो बहुत कुछ कहता है। जो आपको हम बताना चाहेंगे कि राजद में और राजद के लोगों को हमेशा जातीय उन्माद, सांप्रदायिकता, तोड़ की भावना, इस तरह की राजनीति से हम लोग उब कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। राजद में आप थे, राजद में आप जिला उपाध्यक्ष थे, फिर आपको किसी ने कुछ लोभ लालच या कुछ मनाया है जैसा करके आप भाजपा में आए हैं? क्या कोई एमएलसी बना दें या कोई टिकट दे, ऐसी कोई बात है या फिर आपका हृदय परिवर्तन हुआ है? कोई लोभ लालच नहीं है। राजनीति में हम लोग एक सच्चे सिपाही के और कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में कार्य किए हैं। जहां तक पार्टी छोड़ने का सवाल है, तो जब जब चुनाव आता है, 14 का चुनाव हुआ, 19 का लोकसभा का चुनाव हुआ, भीतरघात करता है लोग। राजद में रहने वाले राजद के विधायक, राजद के दल के सिपाही, सब लोग आपस में भीतर घात करके पार्टी के प्रत्याशी को हराने का काम करते हैं। जहां कार्यकर्ताओं का कोई पूछ नहीं है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र भाई मोदी के कार्यक्रमों से खुश होकर, राजीव प्रताप रूडी के विकास से खुश होकर, भारतीय जनता पार्टी के विकास के प्रयासों से, भारतीय जनता पार्टी के संविधान की रक्षा की अनेकों बात हैं जिससे हम लोग प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। राजीव प्रताप रूडी यहाँ के सांसद है और जब भी कोई सवाल आता है मरहौरा में तो चीनी मिल का मुद्दा जरूर आता है। क्या आप राजद में रहते हुए राजद के नेताओं से कभी आपने इस मुद्दे पे बात की कि आप, हमारे पार्टी क्या प्रयास कर रही है? चीनी मिल का जहां तक मुद्दा है, मैं यही कहना चाहूंगा कि जब जब चुनाव आता है चीनी मिल का मुद्दा लोग लाता है। हम लोगों ने भी चीनी मिल चलाने के लिए सड़क से लेकर और छपरा कलेक्टर समाहरणालय में भी घेराव प्रदर्शन किया है। चीनी मिल न तो केंद्र सरकार के अधीन है और न ही बिहार सरकार के अधीन है, यह कोऑपरेटिव बीआईसी ग्रुप के अधीन है। इसलिए चीनी मिल चलाना ये नेताओं की बस की बात नहीं है जब तक कि इसका मसला कानूनी रूप से नहीं सुलझ जाए। तो ये 90 में बंद हुआ तो लोगों ने कहा कि लालू जी और लालटेन छाप वालों ने बंद कराया। रूडी जी का जब जब चुनाव आता है तो झूठा चीनी मिल का झूठा नारा लेके लोग कूद पड़ता है कि चीनी मिल नहीं चला, चीनी मिल नहीं चला। कहीं से राजीव प्रताप रूडी का चीनी मिल को बंद कराने में या चीनी मिल को नहीं चलवाने में
कहीं से हाथ नहीं है। काफी प्रयास रूडी जी ने किया है और आगे भी करेंगे। इसलिए कानूनी मसला का समाधान होने के बाद यहाँ विकास का काम, औद्योगिक काम होगा। ये सब चुनावी मसला है। राजद के आपके साथी हैं विधायक, और उनका कहना है कि इस बार कोई लड़ाई नहीं है, रोहिणी आचार्य की जीत निश्चित है। आप अब भाजपा में हैं, क्या कहेंगे? हम स्थानीय विधायक पर ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, मगर ये कहना चाहेंगे कि वो भी 15 सालों से लगातार विधायक हैं। आपने मरहौरा के लिए कब क्या किया है? काफी विकास हुआ है। एनडीए की सरकारों में जाकर देखिए, 1.5-2 घंटे में आप पटना पहुंच जाते हैं। विकास का जहां तक बात करने वाले लोग हैं, चारों तरफ विकास ही विकास दिखाई देता है। आपका किसी दल का कोई प्रयास हो तो बताइए। हम लोग भी दल में रहे हैं, इसलिए हम व्यक्तिगत रूप से किसी भी राजनेता का नाम नहीं लेते हुए यही कहेंगे कि राजद के लोग कभी भी विकास के पक्षधर नहीं है। भ्रष्टाचारियों का, जातीय उन्माद का ये सब केंद्र है राजद। जातीय उन्माद का केंद्र है राजद। तो दोनों तरफ जातीय गोलबंदी तो है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि अगर उधर एमओआई समीकरण है तो इधर राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, बनिया का पार्टी कहा जाता है भाजपा को। जातीय गोलबंदी पे ही चुनाव होने के कारण विकास के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। वरना यहाँ जो भी सांसद रहे हैं, 10 साल लालू यादव भी 2004 से 2004 और 9 में रहे हैं, फिर 14 और 19 में राजीव प्रताप रूढ़ी रहे हैं। फिर भी मरहौरा जो 25, 30 या 40 साल पहले था, जो इसकी रौनक थी, वो आज नहीं है। किसको दोषी मानते हैं आप? जहां तक पहला बात आपने किया कि जातीय समीकरण, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व काल में आप देखिए पूरे देश में कहीं कोई जातीय समीकरण नहीं है। समरस समाज को लेकर चलने वाला दल है भारतीय जनता पार्टी, और सभी वर्गों का समर्थन इसे मिल रहा है और पूर्व में मिला भी है। अगर सभी जातीय वर्गों का समर्थन नहीं मिलता तो इतनी बड़ी संख्या में सांसद जीत कर नहीं जाते। और हमको नहीं लगता है कि भविष्य में कोई नरेंद्र भाई मोदी का तुलना के रूप में प्रधानमंत्री का चेहरा है। इसलिए हम राजद वालों को भी सलाह देना चाहेंगे कि आप राजद से एमपी बन के क्या कीजिएगा? आप जीत करके जा करके वहां आपका सरकार न बन रहा है, ना ही किसी प्रकार का परिवर्तन होने वाला है। तो चुनाव लड़ना अपने जगह पर है, वोट मांगना अपने जगह पर है, लेकिन जातीय समीकरण की जहां तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को, सभी जमात के लेकर चलने वाला दल है और लोकतंत्र का सच्चा सिपाही और सांसद के रूप में सारण को विकास देने वाला राजीव प्रताप रूढ़ी है। राजीव प्रताप रूढ़ी 10, यदि पूरे बिहार में 10 सांसद में अगर एक राजीव प्रताप रूढ़ी का नाम लिया जाए तो कहीं से कोई गलत नहीं होगा। बड़े सारण का सौभाग्य है कि हमारे सारण को राजीव प्रताप रूढ़ी जैसा सांसद मिला है और भविष्य में भी मिलने वाला है। और 20 मई को भी फिर से राजीव प्रताप रूढ़ी और फिर से नरेंद्र मोदी का सरकार बनेगा, ये तय बात है। आप महाराजगंज के पॉलिटिक्स में भी काफी सक्रिय रहे हैं। प्रभुनाथ सिंह के फैमिली से आपकी काफी करीबी रही है। अब रणधीर सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और रणधीर सिंह 14 तारीख को जदयू का दामन थामेंगे। वो भी एक तरह से एनडीए का पार्ट बन रहे हैं। क्या लगता है अब उनकी राजनीतिक, जो प्रभुनाथ सिंह की राजनीतिक विरासत थी, वो डामाडोल हो रही है या फिर अब और बेहतर होने की उम्मीद है? प्रभुनाथ बाबू एक बहुत लोकप्रिय और बड़े कद के नेता रहे हैं और आज भी हैं। उनके पुत्र रणधीर सिंह पूर्व विधायक, पूर्व प्रत्याशी महाराजगंज रह चुके हैं और राजद के लोगों ने जिस तरह से अपमानित करके और रणधीर सिंह का टिकट काटा, इससे पूरा महाराजगंज ही नहीं, सारण, पूरे सारण प्रक्षेत्र का लोग दुखी है। और आने वाले 14 तारीख को उन्होंने जो कदम उठाया है वो सराहनीय है। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन प्रभुनाथ बाबू जिस दल में रहते हैं पूरे निष्ठा और लगन के साथ रहते हैं, इसलिए राजद वालों ने प्रभुनाथ सिंह को छोड़ा है, प्रभुनाथ सिंह ने राजद को नहीं छोड़ा है। ये बहुत उचित समय पर उचित फैसला है। ये तो आपको दिखाई देगा सामने लोकसभा चुनाव में कि महाराजगंज और सारण दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा। उसमें प्रभुनाथ सिंह का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा, रणधीर सिंह का बहुत बड़ा योगदान है, ये कहीं से नहीं नकारा जा सकता है। 2019 के चुनाव की बात करें तो राजीव प्रताप रूढ़ी को यहाँ 5 लाख वोट आया था।
इस बार क्या उम्मीद है? दो बातें हैं, एक तो राजीव प्रताप रूढ़ी को 5 लाख वोट मिला था और 1,40,000 वोट से उनकी जीत भी हुई थी। इस बार क्या लगता है, वोट बढ़ेंगे, घटेंगे, जीत हार का अंतर घटेगा, आपको क्या लगता है? जिस दल को और जिस पार्टी को सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त हो, उसका वोट कभी कतई नहीं घट सकता है। मुझे उम्मीद है कि अगले बार से ज्यादा मत बढ़ेगा और अगले बार से ज्यादा मतों से चुनाव जीतेंगे। इसलिए बहुत से कारण हैं। एक तो राजीव प्रताप रूढ़ी का विकास है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का समृद्ध समाज है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे समझ से, हमारे देखने से सभी वर्गों का जोरदार समर्थन है। और ये लोग पूरे बिहार से राजद के लोग इकट्ठा होके और अनेकों प्रकार के प्रलोभन और जातीय उन्माद पैदा कर रहे हैं। ब्रह्मर्षि समाज है हमारे साथ है तो ये समाज मेरे साथ है। अरे भाई, ब्रह्मर्षि समाज और ब्राह्मण समाज ये शुरू से लालू जी और लालू जी के पार्टी को अच्छी तरह से जानता है। जहानाबाद, अरवल और गया इसका प्रमाण रहा है भविष्य में। इसलिए कभी भी ब्रह्मर्षि समाज के लोग ये गलत नहीं काम करेंगे। उनका भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के साथ है। महाराजगंज में जनार्दन सिंह सिरवाल के साथ है, छपरा में राजीव प्रताप रूढ़ी के साथ है। आने वाला समय बताएगा कि ये लोग लोकतंत्र और संविधान पर खतरा की बात करते हैं। अरे संविधान और लोकतंत्र का पर खतरा तो खुद राजद वाला है। ये लोग जब जब सत्ता में आता है तब तक संविधान और लोकतंत्र पर खतरा उत्पन्न करता है। प्रमाणित रूप से अगर देखना हो तो लोकतंत्र का गला राजद वालों ने घोटा है। इसका जीता जी प्रमाण है अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले वरिष्ठ दिवंगत नेता शहाबुद्दीन, मरहूम शहाबुद्दीन का इंतकाल हुआ। राजद वालों ने एक मुट्ठी मिट्टी कब्र पर नहीं डालने का काम किया। शहाबुद्दीन हालांकि राजद के बहुत कद्दावर नेता थे और कई बार लालू यादव की सरकार बनाने और बचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस बार हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। हिना साहब को निर्दलीय चुनाव लड़ने की जरूरत कैसे और क्यों आन पड़ी? ये सब सोची समझी राजनीति है। राजद वालों में आपसे आपका समर्थन ले लेगा लोग, सत्ता में आते आते भूल जाते हैं। परिवारवाद हावी है, लूट तंत्र हावी है, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है उस दल में। आपको बोले हम कि प्रमाण आपको हिना साहब हैं, मैडम घूम रही है निर्दलीय के रूप में। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा राजद वालों का लोकतंत्र के हत्या का? प्रभुनाथ बाबू के पुत्र रणधीर सिंह का टिकट कर दिया गया, इससे बड़ा लोकतंत्र पर हमला क्या होगा? संविधान को बचाने वाले लोग पूर्णिया में कहां थे जब पप्पू यादव जैसे कर्मठ सिपाही को टिकट काटा गया, निर्दलीय लड़ने पर मजबूर किया गया? अगर पूर्णिया की बात करें तो वहां एक सभा में तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर आप हमें वोट नहीं देंगे तो एनडीए प्रत्याशी को दे दीजिए। वहां उन्होंने पप्पू यादव का खुलकर विरोध किया कि अगर हमारे प्रत्याशी को नहीं तो एनडीए प्रत्याशी को वोट दे दीजिए। ये गलत मानसिकता का उजागर करती है तेजस्वी यादव का। ये कुटिल मानसिकता की शिकार हो गए ये लोग। वो तो जानते हैं भली भांति कि सब जगह लड़ाई राजग वालों के पक्ष में है, इसलिए वो अपने ही दल के, अपने समुदाय से आने वाले लोग को बलि चढ़ाकर वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी का सिपाही जीते और राजग का सांसद जीते। ये उनका इशारा है एक तरह से। अच्छा, अब थोड़ा सा चुनावी माहौल है तो चुनाव की बात करते हैं। बिहार में आपको क्या लगता है कितनी सीटें एनडीए गठबंधन, चूंकि अब आप एनडीए गठबंधन में हैं तो एनडीए को कितनी सीटें आएंगी? देखिए, सीट घटना बढ़ना माहौल, राजनीतिक माहौल पर डिपेंड करता है। 39 सीट जीतकर सबसे बड़ा दल के रूप में राजग उभरा था 19 में। इस बार का चुनाव है तो दल विरोधी कार्यों के चलते, निर्दलीय प्रत्याशियों के चलते कहीं ना कहीं कोई सीट बिखरा हुआ नजर आपको आएगा। हम राजनीति में ईमानदारी से अपनी बात रखते हैं। बिल्कुल रखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल रखना भी चाहिए। मनिंदर जी, मैं आपको बता दूं कि राजद इस बार 2-3 सीट जीत सकता है। वो भी उधर गया का जहां तक सीट हो, जमुई का सीट हो, जहानाबाद का सीट हो, उधर पार्टी के भीतर घात के चलते या बागी उम्मीदवार के चलते ऐसा हो सकता है। महाराजगंज के बारे में बताइए। महाराजगंज कौन जीतेंगे? महाराजगंज की जहां तक बात है तो आपको मालूम चलना चाहिए कि 4 लाख लगभग मतों लाकर रणधीर कुमार सिंह ने सशक्त लड़ाई पेश किया था और रणधीर सिंह ने मेहनत भी किया था महाराजगंज में। इस बार रणधीर सिंह को दल का टिकट मिलता, किसी भी दल का टिकट मिलता तो वहां के लोग उनको सांसद के रूप में भेजते। वहां बहुत बेचैनी और कसमसाहट है।
इसका बदला रणधीर सिंह के टिकट कटने का बदला महाराजगंज में तो मिलेगा ही मिलेगा। आपको अपार मतों से सिग्रीवाल जी चुनाव जीतेंगे और उसका खामियाजा सारण लोकसभा में भी आपको देखने को मिलेगा। और ये जो कहते हैं कुछ लोग कि ये दल मेरे साथ आ गया, ये जमात आ गया, ये जात आ गया, सब झूठा सच्चा नारा है। आकाश कुमार सिंह के आने से लोगों को लगता है कि ब्रह्मर्षि समाज सारण में ही नहीं, महाराजगंज में नहीं, बिहार में ब्रह्मर्षि समाज राजद को वोट करेगा। ब्रह्मर्षि समाज ना कभी राजद को वोट दिया है और ना ही भविष्य में देगा। हम लोग को भी ब्रह्मर्षि समाज के छोटे बड़े नेताओं कार्यकर्ताओं से बात होती है। ये हास्पद बात है कि आकाश कुमार सिंह को ब्रह्मर्षि समाज जाति के आधार पर वोट दे देगा, ऐसा बात नहीं है। ब्रह्मर्षि समाज नरेंद्र भाई मोदी का पक्षधर है, शुरू से रहा है, रहेगा, ज्यादातर से सिग्रीवाल को समर्थन देगा। जो चुनौती वहां से रणधीर सिंह पेश करते थे महागठबंधन के लिए, जो महागठबंधन के रूप प्रत्याशी के रूप में जो चुनौती सिग्रीवाल के लिए रणधीर सिंह पेश करते थे, क्या वो चुनौती भी आकाश पेश कर पाएंगे? जहां तक अखिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र आकाश सिंह की बात है तो ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए वो 7वां बार चुनाव हारेंगे महाराजगंज से। और कहीं से आके कहीं कूद जाना बहुत सेंसिटिव क्षेत्र रहा है, संवेदनशील क्षेत्र रहा है महाराजगंज। पूर्व प्रधानमंत्री भी वहां की अगुवाई कर चुके हैं, चंद्रशेखर, दिवंगत नेता चंद्रशेखर जी अगुवाई कर चुके हैं, राम बहादुर सिंह अगुवाई कर चुके हैं, प्रभुनाथ बाबू जैसे लोग अगुवाई कर चुके हैं। वहां का जनता बहुत जागरूक है मनिंदर बाबू। इस बार आकाश कुमार सिंह को मुंह को खानी पड़ेगी और फिर नाम नहीं लेंगे कि घूम घूम कर यहाँ लड़ा जाए वहां लड़ा जाए। इसलिए आकाश में इस बार आकाश है, आकाश में उनका पताका नहीं फहरेगा, पताल में इस बार उनका पताका फहरेगा। अच्छा, एक चीज आखिरी एक सवाल और ये बता दीजिए, एनडीए के लोगों का नारा है इस बार, मोदी का नारा है स्पेशली 400 पार। मोदी जी का नारा 400 पार है, उसमें कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका नीतीश कुमार जैसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री का है। बिहार के विकास को चरम सीमा पर पहुंचाना, महिलाओं को आरक्षण देना, रोजगार सृजन करना, सामाजिक समरसता कायम करना, सांप्रदायिकता को भगाना। अगर कहीं से कोई बात आती है तो उसका नाम है नीतीश कुमार। लोकप्रिय मुख्यमंत्री के चलते सीधा सीधी वोट का हिफाजा राजग की तरफ और मोदी जी की तरफ होने जा रहा है। इस बात से इनकार मत कीजिएगा। एक बहुत बड़ा जमात है उन लोगों के पास, ये लोग ललटेन वाले नहीं टिक पाएंगे। ये लोग संविधान और लोकतंत्र के खतरा हैं, ये भ्रष्टाचारियों का अड्डा है राजद। तो ये थे हमारे साथ ठाकुर अमर सिंह जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी है, जिन्होंने बताया कि राजद लोकतंत्र के लिए खतरा है और इन्होंने किसी लोभ लालच भय के बिना अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर भाजपा को ज्वाइन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।